सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस सेशन में बच्चा अपने रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के सारे सवाल सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्ली, जो हमसे जेई एडवांस 2024 में पूछे गए थे। कुल मिला के आपको 3 सवाल रे ऑप्टिक्स से पूछे गए थे और 2 सवाल आपको वेव ऑप्टिक्स से पूछे गए थे। ठीक है, इसके अलावा हमने जितने भी अपने चैनल पे जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व किए हैं 2017-18 से लेके अभी तक के, सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका रे ऑप्टिक्स से है और यह सवाल आपको कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस एंड सिल्वरिंग ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड है। हमसे प्रश्न में कहता है कि आपके पास यहां पे एक कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और इसके ऊपर आपने लिक्विड यहां पे भरा हुआ है। ये भी आपका लिक्विड है, यहां पे भी आपको लिक्विड है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लिक्विड का शेप आपको प्लेनो कॉनकेव लेंस की याद दिला रहा होगा। ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया है। इसके ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट का हाइट आपको h है और हमसे कहता है कि ऑब्जेक्ट का इमेज खुद ऑब्जेक्ट पे ही बन रहा है। राइट, एट द सेम टाइम ये जो बॉटम का प्लेन सरफेस है ये आपको एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, यानी कि सिल्वरिंग आप इसको अज्यूम कर सकते हैं। ठीक सर, क्योंकि आपका ये बॉटम सरफेस एक मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो तुम मान के चलो कि पूरा जो सेटअप है इफेक्टिवली एक मिरर की तरह ही बिहेव कर रहा होगा और ऑब्जेक्ट का इमेज खुद ऑब्जेक्ट पे बन जाए, यानी कि ये पूरा सेटअप जो है कहीं ना कहीं कॉनकेव मिरर की तरह इफेक्टिवली बिहेव कर रहा है। और आपको पता है कि कॉनकेव मिरर का कौन सा ऐसा केस होता है जहां पर खुद इमेज ऑब्जेक्ट पे ही बन जाता है, एंड दैट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको ट्वाइस ऑफ एफ होता है, यानी कि इस पूरे सेटअप का जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगा, राइट, h शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f इक्विवेलेंट। ये पूरा इक्विवेलेंट चीज एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा होगा, तो इस फोकल लेंथ के ट्वाइस का मतलब है कि ये हमारा हाइट h होना चाहिए। यहां तक अपने को सोच लेना चाहिए। अब आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ यहां पे मैथमेटिक्स ही है और कुछ नहीं है। बेसिक इक्वेशन जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एक काम करो, इस डायग्राम को अगर हम लोग इस प्रकार से वर्टिकल करके बना दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आपका प्लेनो कॉन्वेक्स है, राइट। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको 1.6 दे रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको n दे रखा है। ये जो आपका कर्वेचर है ना, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको सवाल में 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है सर, एंड सिल्वरिंग आपने इस साइड से की है, उस पे बात पे आएंगे। सबसे पहले तो ये पता कर लो कि इस पूरे सेटअप का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का क्या है। अगर इसका फोकल लेंथ f1 है और इसका f2 है तो क्या लिखते हो तुम लोग, 1/f1 प्लस 1/f2 लिखते हो। अच्छा सर, व्हाट इज 1/f1, n-1। अब ये सब तो आना चाहिए, n-1 इंटू 1/r1। तो भैया ये तो प्लेनर सरफेस है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इंफिनिटी हो जाएगा, -1/r2। इसका इस कर्वेचर का सेंटर राइट साइड है तो r को पॉजिटिव ले लो, 9 सेंटीमीटर ही चुपचाप ले लेंगे। प्लस इसकी बात करो, अब प्लेनो कॉन्वेक्स की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पे, 1.6 माइनस 1/r1। इसका तो r ही +9 है, -1/इंफिनिटी, क्योंकि ये वाला सरफेस भी आपका प्लेनर है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज इक्वल टू, पहले इस वाले टर्म को लिख लो, ये पॉजिटिव है आपका, तो ये आपको हो जाएगा 0.6/9 और यहां से हमको निकल के आ रहा है -n-1/9। अगर हम लोग यहाँ पे 9 को एलसीएम ले ले तो ये आपको हो जाएगा कितना, 1.6 माइनस n। तो ये आपको निकल के आ रहा है इस पूरे कॉम्बिनेशन का लेंस का फोकल लेंथ, राइट। अब सिल्वरिंग को इंक्लूड करते हुए जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आएगा दैट इज गिवन बाय 1/fm माइनस 2/fl। यहां पे 1/fm में fm क्या है, ये जो भी आपका मिरर है उसका फोकल लेंथ, लेकिन ये तो भैया एक प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में fm को क्या कर दोगे तुम, इंफिनिटी। दिस इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/fl, जो हमने यहां पे सॉल्व किया हुआ है, 1.6 माइनस n डिवाइडेड बाई योर 9। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया है सर। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि आपका जो F इक्विवेलेंट होगा दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा भाई साहब,
दैट इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 1.6 माइनस एन। इसी की हमको तलाश थी, इसी की हमको बस ज़रूरत थी। अब मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हो गया है, प्रॉब्लम समझो सॉल्व हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे तुमको खुद दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितने भी n के वैल्यूज दिए ना, सब के सब आपको 1.6 से छोटे हैं। यानी कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव साइन है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको नेगेटिव आ रहा है, विच शोज कि ये इफेक्टिवली एक कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। तो जैसा कि हमने बोला कि ये जो हाइट h है दैट शुड बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f इक्विवेलेंट, सिर्फ मैग्नीट्यूड्स को इक्वेट कर रहे हैं, सो ट्वाइस ऑफ दिस एंटायर थिंग। तो भैया ये वाला 2 और ये वाला 2 तो मरेगा ना, लिख डालो एक बार, 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.6 माइनस एन, 2 ने 2 को काट दिया, सो 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस एन। अब एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर लो, ठीक है। सो h इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस n की वैल्यू कहता है 1.42, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो रहा है 0.18, यानी कि 18 और ऊपर में आप दे दो 100। तो ये जब इसको काटेगा तो यहां से 50 निकल के आना चाहिए, जो कि 50 सेंटीमीटर है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे उचित है, बिल्कुल उचित है। ठीक बात है सर। चलिए चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को, h इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस, और ये है अपने को 1.35। अगर ध्यान से देखो तो ये आपको हो जाएगा 0.25, यानी कि 25, और ऊपर में अपने को हो जाएगा कितना 100, ये इसको मारेगा तो 4 और 9 4 36, जो कि यहां पर है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारे को सही है। ठीक, अच्छा और देख लेते हैं, और देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो C को अगर हम ध्यान से देखें, h इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 1.45, तो ये आपको हो रहा है 0.15, यानी कि 15 और ऊपर में आप दे दो 100। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 5 3 15 और ये हो जाएगा 20, यानी कि सर अच्छा और भी तो है, ये भी कटेगा 3, तो ये आपको निकल के आ रहा है 60, लेकिन यहां पे दिया हुआ है 65। तो भैया ऑप्शन नंबर सी मेरे को गलत है, बिल्कुल गलत है। और देख लेते हैं, एक लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी। यहां पे h इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 1.6 माइनस 0.48 विच इज योर 0.12, सो 12 इंटू ऊपर में भेज दो आप 100, तो ये आपको हो जाएगा 3 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अपने को 25, यानी कि ये आपको निकल के आना चाहिए 75, लेकिन यहां पे दिया हुआ है 85, तो ये भी आपको गलत है, विच मींस ऑप्शन नंबर ए और बी इस सवाल का प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, सिंपल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल भी उन कैटेगरी के सवाल का है जो कि पढ़ने में बस लंबा है, बाकी सवाल में बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, प्रेम प्रेम से करना है। एंगल ऑफ डेविएशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। रे डायग्राम बनाते हैं। अ लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट। ठीक, आइए स्फीयर बनाए, मिलकर स्फीयर बनाते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, अच्छा बहुत ही बढ़िया है। तो यहां पर आपको एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है, चलो मान लेते हैं कि रे ऑफ लाइट आपको ऐसे इंसिडेंट है ना। अब तुम खुद बोलो कि स्फीयर के केस में नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल समझता है ना, यहां पे क्या होगा। अगर हमने बोला है कि ये स्फीयर का सेंटर है, तो नॉर्मल बनाने के लिए तुम सेंटर से ऐसा ये जो ग्रीन वाला है यहां पे नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा तो ऐसे बेंड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, तो ये स्फीयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपको n है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल प्रश्न में थीटा नॉट दिया हुआ है। The ray partially refracts into the sphere with an angle of refraction phi naught, तो थोड़ा सा रे आपको अंदर रिफ्रैक्ट किया है। ठीक है, यानी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी किया होगा, लेकिन हमको रिफ्लेक्टेड से कोई लेना देना नहीं है, सवाल में उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया है। ये एंगल अपने को हो गया है फाई नॉट। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट पे
फिर से एक नॉर्मल बना दीजिए, आ जाइए, ये बना दिया हमने यहां पे एक और नॉर्मल। अब इसके बियॉन्ड क्या हो रहा है? The ray partially refracts into the sphere with an angle of refraction phi naught and then partly reflects from the back surface. अब यहां पे रिफ्लेक्टेड रे को ही हमको कंसिडर करना है, तो जितने एंगल पे टकराया उतने ही एंगल पे इसको यहां से ऐसे निकाल लेंगे। अब तुमको दिखना चाहिए कि भैया ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, यानी अगर ये फाई नॉट है तो जनाब ये भी आपको फाई नॉट होगा, और क्योंकि यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये अब भी आपको फाई नॉट होगा। ठीक, और क्योंकि आप फिर से नॉर्मल बनाने जा रहे हो, यहां पे आपने फिर से भाई साहब नॉर्मल बना लिया। अब ये भी रेडियस आर, ये भी रेडियस आर, मतलब ये फाई नॉट है, तो फिर से ये वाला एंगल आपको फाई नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक रे डायग्राम ट्रेस कर लिया है। द रिफ्लेक्टेड रे देन इमर्जेस आउट ऑफ द स्फीयर आफ्टर अ पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो अब यहां पर अपने को फाइनली रिफ्रैक्शन को कंसिडर करना है, जो भी पार्टली रिफ्रैक्ट रे कर रही है, इस प्रकार से। अब जाहिर सी बात है कि भैया यहां पे जब स्नेल्स लॉ लगाए थे, अगर ये फाई नॉट है तो ये थीटा नॉट है, तो ये फाई नॉट है तो सर ये वाला फिर से हो जाएगा थीटा नॉट, उसमें कोई डाउट ही नहीं है हमको। बिल्कुल सर, कोई भी हमको डाउट नहीं है। दिस इज योर कंप्लीट रे डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ इमर्जेंट रे विथ रेस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे इज अल्फा। अच्छा, तो अल्फा को थीटा नॉट और फाई नॉट के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इमर्जेंट रे है, ध्यान से देखना, एकदम इंटरेस्टिंग भी है। ये रे आपको ऐसे जानी चाहती थी लेकिन ऐसे डेविएट की, फिर यहां पे ये ऐसे जाना चाहती थी लेकिन ऐसे डेविएट की, फिर यहां पे ये ऐसे जाना चाहती थी लेकिन ऐसे डेविएट की। तुम ये वाला डेविएशन भी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी क्लॉकवाइज है, ये वाला भी क्लॉकवाइज है, जिसका मतलब है कि जब तुम टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकालोगे अल्फा, तो भैया हर लोकेशन पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको ऐड करते जाओ। अब यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा? थीटा नॉट माइनस फाई नॉट, थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। अच्छा, प्लस यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? इधर जाना चाहता था ना, लेकिन ऐसे बेंड कर गया है, विच इज योर 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स फाई नॉट। दिख रहा है, दिख रहा है, 180 माइनस 2 टाइम्स फाई नॉट है, सो 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स फाई नॉट। और अगर यहां की बात करेंगे तो फिर से जो आपको एंगल ऑफ डेविएशन है वो तो आपको थीटा नॉट माइनस फाई नॉट ही है, तो भैया फिर से प्लस थीटा नॉट माइनस फाई नॉट। तो यहां से अपने को एंगल ऑफ डेविएशन टोटल मिल गया है, दैट इज योर 180 डिग्रीज। इसको यहां पे लिखो, प्लस एक थीटा नॉट, एक और थीटा नॉट, सो प्लस 2 थीटा नॉट माइनस एक फाई नॉट, 2 फाई नॉट, एक फाई नॉट, तो माइनस 4 फाई नॉट। ये निकल के आया अपने को टोटल एंगल ऑफ डेविएशन। इसका काम पड़ेगा अपने को भविष्य में, ठीक है। अच्छा, बस अब पढ़िए पढ़िए। इफ n इज इक्वल टू 2 एंड अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, देन ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा नॉट विल बी व्हाट? सबसे पहले तो एक काम करो, बाहर में आपको एयर है, वैक्यूम है, जो भी है, और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको n पता है। इस पॉइंट पे अगर तुम स्नेल्स लॉ लगा के देखो तो तुम क्या बोलोगे? बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n टाइम्स साइन फाई नॉट। अच्छा, n मेरा बार बार ऑप्शंस में चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी ध्यान रखना। लेकिन चाहे P हो, Q हो या फिर R हो, तीनों में ही एंगल ऑफ डेविएशन हमको कहता है 180 डिग्रीज है। तो अगर एंगल ऑफ डेविएशन मैंने 180 डिग्रीज लिया तो आपको थीटा नॉट और फाई नॉट में एक रिलेशन दिखेगा। ये 180 लोगे तो ये और ये आपस में मरेगा ना, यानी कि सर 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 फाई नॉट, 2 थीटा नॉट इज इक्वल टू 4 फाई नॉट, राइट? यो थीटा लिखना चाहिए था, इज इक्वल टू 4 फाई नॉट, यानी कि सर फाई नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई 2, फाई नॉट इज इक्वल टू थीटा नॉट बाई 2। अगर अल्फा 180 डिग्रीज है तो ये तो आपको रिलेशन हम फिलहाल होल्ड करवा रहे हैं। तो एक काम करो, इसको यहां पे देखो लिखकर, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू n टाइम्स साइन फाई नॉट, ये आपको हो जाएगा साइन थीटा नॉट बाई 2, ठीक है।
क्यों हमने थीटा ही चाहा? क्योंकि हमसे यहाँ पे बार बार थीटा नॉट इन दोनों में तो एटलीस्ट हमसे पूछ ही रहा है, तीसरे वाले में हमसे फाई, और यहाँ पे चौथे में आएंगे बाद में। तो अगर हम इस रिलेशन को भी ध्यान से देखें तो साइन थीटा नॉट को अपने लिख सकते थे 2 साइन थीटा नॉट बाई 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2। तो एक साइन थीटा नॉट बाई 2 और एक यहां से मरता, तो यहां पे आपके पास बचेगा इफेक्टिवली 2 कॉस थीटा नॉट बाई 2 और यहां पे आपके पास n बचेगा। यानी कि इस 2 को यहां से हटा के हम RHS में भेज दे तो ये आपको हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए अल्फा 180 डिग्रीज है तो ये इक्वेशन तो आपको होल्ड कर रहा है। अब n की वैल्यू यहां पे आप 2 सब्स्टिट्यूट करके देखो n की वैल्यू अगर हमने 2 रख दी तो ये आपको हो जाएगा कितना, 1 का मतलब है कि ये टोटल एंगल जो है आपको थीटा नॉट बाई 2 शुड बी इक्वल टू योर 90 डिग्रीज। मानते हो ना? सॉरी, नॉट 90 डिग्रीज। अगर n आपको 2 हो गया है तो ये 1 होगा, तो ये आपको हो जाएगा 0। सो भैया थीटा नॉट बाई 2 शुड बी 0 डिग्री और रादर थीटा नॉट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमको समझ में आ रहा है कि थीटा नॉट की ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसकी वैल्यू आपको 0 डिग्री है। क्लियर है? ये आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? इस वाले में, 5 में। यानी P की मैचिंग आपको 5 के साथ होनी चाहिए। और ऐसा हमको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। क्लियर है एकदम? आ जाइए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में हमसे कहता है कि n इज इक्वल टू √3। यहां पे आप √3 डालोगे तो भैया क्या दिखेगा यहां से हमको? थीटा नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, अगर ये डाला है √3 तो 30 डिग्रीज, तो ये आपको हो जाएगा 30 डिग्रीज, यानी कि थीटा नॉट इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो थीटा नॉट की वैल्यू 60 डिग्रीज होनी चाहिए, वो दिख रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर यहां पे 2 में ना एक 0 भी दे रखा है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि और किसी ऑप्शन में तो 60 है ही नहीं, राइट? अच्छा, ये भी समझना कि थीटा नॉट आपको 90 से ज्यादा नहीं हो सकता भैया। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से ज्यादा आपको कैसे हो जाएगा? समझ रहा है? अगर ये जस्ट ग्रेजिंग भी हुआ तब भी आपको 90 हो सकता ना। तो ये 150 और हायर एंगल्स की तरफ अभी मत भागना। तो सर 60 डिग्री तो दिख रहा है लेकिन 0 डिग्री कैसे दिखेगा? उसके लिए एक सेपरेट केस आप एनालाइज करो। बात को समझना, हम थोड़ा सा यहां से चीजों को एक बार मिटा के, चीजों को हटा के हम आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं कि अगर हम एक स्पेशल केस ले, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हमसे तो यही चाहता है ना कि एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्रीज हो। अगर मेरा रे ऑफ लाइट ऐसे ही इंसिडेंट हो जाए तो ये रे को अगर एक्सटेंड कर तो सेंटर से ही पास करे, यानी इस समय एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0 डिग्री। और ये रे आपको जाएगी यहां पे, रिफ्रैक्ट किया पार्शली लेकिन तब भी स्ट्रेट लाइन जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। यहां पे आपको रिफ्लेक्ट किया तो वापस लौट जाएगी इस प्रकार से। तो इस समय भी तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्रीज है, रे आपको एग्जैक्टली पलट गई है। तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 डिग्रीज है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए n की वैल्यू कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि यहां पे आपको कोई डेविएशन होना ही नहीं है, नॉर्मली आपको लाइट इंसिडेंट है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो अपने को फर्क नहीं पड़ता है। 0 डिग्री तो आपको केस एक्सेप्टेड ही है। ध्यान से देखो, इसका मतलब 60 डिग्री तो होगा ही, उसके अलावा 0 डिग्री भी आपको यहां पे हाईली एक्सेप्टेबल है, हाईली एक्सेप्टेबल है। तो ये वाला आपको सही होगा, विच मींस Q की मैचिंग अपने को 2 के साथ होनी चाहिए। तो यहीं से दिख रहा है कि भैया ये गलत हो जाएगा और ये वाला अपने को सही हो जाएगा, बट स्टिल अपने को फर्दर चेक करना चाहिए। आइए देखते हैं। फिर कहता है कि फिर से आपका अल्फा जो है वो 180 डिग्रीज है, ठीक है, और इस बार भी आपकी n की वैल्यू √3 है। तो फिर से आपको बात तो वही है ना, n की वैल्यू तुम रखोगे √3 तो फिर से यहां पे आपको थीटा नॉट जो है वो निकल के कितना आ रहा था? 60 डिग्री। लेकिन हमसे फाई नॉट पूछ रहा है, तो फाई नॉट क्या हो जाएगा? 60/2, 30 डिग्रीज। तो 30 डिग्रीज तो होगा ही, और 0 तो ऐसे भी होगा ना। फाई नॉट जो हमने ये स्पेशल केस दिखाया था कि रे ऐसे जाएगी, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो भी तो आपको 0 डिग्री होगा,
वो भी तो आपको 0 डिग्री होगा, यानी इसकी मैचिंग आपको 1 के साथ होनी चाहिए, जो कि यहां पे अपने को दिख रहा होगा। ठीक, इफ n इज इक्वल टू √2, आपको n की वैल्यू दे दिया है, लेकिन इस बार थीटा नॉट हमको दिया है, एंगल ऑफ डेविएशन अभी नहीं दिया है। थीटा नॉट आपको कहता है कि 45 डिग्रीज है। तो इसी वाले इक्वेशन में आ जाइए, इसी वाले इक्वेशन में आ जाइए, यहीं पे देखिएगा, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। अब ये रिलेशन तो हटा ही दो, ये रिलेशन तो तब था जब 180 डिग्रीज था। यहां पे अगर ध्यान से देखो तो हमसे कहता है कि साइन थीटा नॉट 45 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू n की वैल्यू √2 है एंड दिस इज योर साइन फाई नॉट। तो यहां से हमको दिख रहा है कि साइन फाई नॉट इज इक्वल टू 1/2, यानी कि फाई नॉट इज इक्वल टू योर 30 डिग्रीज। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ, एंगल ऑफ डेविएशन 180 प्लस 2 थीटा नॉट, थीटा नॉट 45 है तो ट्वाइस हो जाएगा आपको यहाँ पे 90 माइनस इसका 4 गुना यानी कि 120, तो आपको दिख रहा होगा ये -30 है प्लस 180, दिस इज इक्वल टू योर 150, जो कि इसके साथ मैच हो रहा है। तो आपका ये पूरा मैच कर गया मैट्रिक्स। तुम खुद देख सकते हो कि सवाल में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, पेशेंस चाहिए, लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये सवाल आपको उससे भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बेसिक स्नेल्स लॉ। सवाल में कहता है टू इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म, इक्विलैटरल, सवाल के डेटा को समझिए, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है, आर केप्ट विद देयर साइड्स पैरेलल, यानी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है टू ईच अदर इन वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब भैया सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो 1, ले लो 1। अ लाइट रे एंटर्स प्रिज्म P1 यहां पे एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा सच दैट आउटगोइंग रे अंडरगोज मिनिमम डेविएशन इन प्रिज्म 2। प्रिज्म 2 में जब ये रे आपको पास कर रही है ना, समझिएगा, यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ खटाक, राइट, ये आपको ऐसे हुआ, फिर यहां पे ये आपको ऐसे हुआ, फिर ये आपको यहां पे ऐसे हुआ, फिर ये आपको यहां से ऐसे निकल गया। ठीक, अच्छा, तो हमसे कहता है कि यहां पे जब इस वाले प्रिज्म में रे एंटर की थी ना, तो इस वाले प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन हुआ है, और तुमको पता है कि मिनिमम डेविएशन का मतलब है कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू a/2। ठीक है सर, ये R1 R2 क्या है, हम लोग सब भूल गए हैं। ये आपको एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। यहां पे नॉर्मल बनाइए तो जरा सा, यहां पे आप नॉर्मल बनाएंगे, यहां पे भी नॉर्मल बना लो, सब जगह काम आएगा, खट 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 खट। यहां पे भी बनाएंगे नॉर्मल, खट 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 खट। ठीक है, यहां पे भी बनाएंगे नॉर्मल, खट खट खट। तो भाई साहब ये जो है ना, ये R1 है, ये आपका R2 है, तो R1 R2 शुड बी इक्वल टू a/2, यानी कि 30 डिग्रीज ईच। तो ये वाला एंगल अपने को 30 डिग्रीज है, समझिएगा बात को। अगर ये 30 डिग्रीज है तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। इफ दिस इज एंगल थीटा और रादर लेट अस से फाई, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा। लगाइए इस वाले पॉइंट पे स्नेल्स लॉ, तो क्या लिखोगे, ये अभी आपको एयर है ना यहाँ पे, या फिर वैक्यूम है, सो सिंपली साइन फाई इज इक्वल टू, इस वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपने को √3 और इस वाले प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √3/2, ठीक है, रूट अंडर ओवरऑल 3/2 है। So this is equal to √3 multiplied by your sine of 30 degrees। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 1/2, तो ये हो रहा है फेलो √3/2, यानी कि फाई आपको निकल के आ रहा है 60 डिग्रीज। अब ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन, ये जो नॉर्मल है और ये जो नॉर्मल है आपस में पैरेलल ही तो है, क्योंकि ये दोनों नॉर्मल इन दो पैरेलल लाइंस के परपेंडिकुलर है, समझ रहा है। तो अगर ये एंगल फाई है तो जाहिर सी बात है कि सर ये वाला एंगल भी फाई होगा, दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस इज ऑल्सो फाई, राइट, विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब इस वाले पॉइंट पे दोबारा से लगा लो स्नेल्स लॉ, यानी कि 1 इंटू साइन ऑफ 60 डिग्रीज इज इक्वल टू, ये वाला एंगल अपने को नहीं पता है, इसको R बोल दिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा निकालना पड़ेगा, साइन R मल्टीप्लाइड बाई इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तुमको हो रहा है √3/2 ऐसे, और साइन 60 डिग्री की जगह क्या लिखोगे, √3/2, तो आपको दिख रहा होगा कि साइन R निकल के आ रहा है 1/√2, यानी कि R निकल के आ रहा है 45 डिग्रीज। अब
ये वाला जो आर है ना, ये आपको निकल के आया है 45 डिग्रीज, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है आपको 60 डिग्रीज। तो भैया ये वाला जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू, भैया इस वाले प्रिज्म में नहीं हो रहा है मिनिमम डेविएशन, सो ए इज इक्वल टू R1 प्लस R2 तो है ही वैलिड। तो अगर ये 45 है यानी ये वाला एंगल हो जाएगा आपको 15 डिग्रीज। और अब फाइनली तुम यहां पे लगा सकते हो स्नेल्स लॉ, तो लिखो यहां पे साइन थीटा, लिखो यहां पे साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज इक्वल टू योर दिस मल्टीप्लाइड बाय साइन 15 डिग्री। और साइन 15 कितना होता है, 15 को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, पाई में दे रखा है, सो पाई बाई 180, तो ये मारेगा तो ये हो जाएगा 12, यानी कि भैया पाई बटा 12। तो तुमको यहीं से दिख रहा है, इसको आपस में कंपेयर करोगे तो बीटा की वैल्यू अपने को 12 आनी चाहिए। देख लीजिए, देखो देखो, ठीक। अच्छा, अगर तुमको ये सवाल आसान लगा था तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन अब तक का वेव ऑप्टिक्स का 2024 में पूछा गया, मैलस लॉ पे बेस्ड सवाल है। सवाल में कहता है अ पॉइंट सोर्स एस एमिट्स अनपोलराइज्ड लाइट यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, तो भैया हर डायरेक्शन में इससे आपको लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और अनपोलराइज्ड है। एट 2 पॉइंट्स ए एंड बी द रेशियो आर इज इक्वल टू IA अपॉन IB, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो यहां पे जो लाइट का इंटेंसिटी है मान लो दैट इज योर IA, और यहां पे जो लाइट का इंटेंसिटी है मान लो वो है IB। तो आपको ये जो R दिया है ना, दिस इज योर IA अपॉन IB। अब आपने किया कुराफाती, अब आपने यहां पे बीच में लगा दिया है क्या चीज, पढ़िए, of the intensity is 2, the ratio IA upon IB of the intensities of light is 2, ये हमको 2 दे रखा है। If a set of two polarites having 45 degree angle between their pass axis is placed just before point B, यानी यहां पर आपने एक पोलराइजर उसके पीछे एक और लगा दिया है, और इन दोनों पोलराइजर के बीच, इन दोनों पोलराइजर का जो पास एक्सिस है उनके बीच का एंगल 45 डिग्री है। कहने का मतलब है कि अगर इसका पास एक्सिस ऐसे है तो इसका पास एक्सिस प्रोबेबली ऐसे रहा होगा, प्रोबेबली ऐसे रहा होगा। देखिएगा ये एंगल आपको 45 डिग्रीज है, ठीक बात है सर। और ये दोनों पोलराइजर जस्ट बिफोर पॉइंट बी रखा हुआ है, यहां पे तो फिर भी हम बहुत दूर दूर दिखा रहे हैं, लेकिन जस्ट बिफोर पॉइंट बी है। तो इसमें एंटर करने से पहले लाइट की इंटेंसिटी थी IB, ठीक है। एंटर करने के बाद क्योंकि ये अनपोलराइज थी तो अब ये हो जाएगी अपने को IB/2, और इससे सेकंड वाले से पास करने के बाद जो इंटेंसिटी होगी दैट इज इक्वल टू योर IB/2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्रीज, क्योंकि भैया इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्रीज का है। तो यहां से हमको दिख रहा है दिस इज इक्वल टू IB डिवाइडेड बाई 1/√2 का स्क्वायर, यानी कि सर IB/4। तो अब जो मेरा फाइनल रेशियो है दैट इज इक्वल टू योर IA, अभी भी IA है, लेकिन अब जो B पॉइंट पे आपको इंटेंसिटी मिल रहा है वो नया इंटेंसिटी मिल रहा है दैट इज इक्वल टू IB/4, ठीक है। और IA/IB आपको 2 है, सो 2 into 4, तो दैट मेक्स 8 एज योर करेक्ट आंसर। इजीएस्ट क्वेश्चन, इससे इजी सवाल हो ही नहीं सकता आपको जे एडवांस में, ठीक है। चलिए इस सेशन के आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स का सवाल है। ये सवाल में भी आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा लेकिन मामला है इसके पार्ट बी में। ये सवाल में 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। आप पहले तो सवाल को ढंग से रीड मारे, पढ़े, और इसके पार्ट ए को फिर पढ़े, ठीक है। चलिए अपने तो उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द 2 स्लिट्स ए एंड बी, ये रहा ना आपका स्लिट ए एंड बी, एज शोन इन द फिगर आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर फिक्स्ड सेंटर विद अ मीन सेपरेशन ऑफ 0.8 मिलीमीटर। तो बेसिकली क्या हो रहा है ना, ये जो स्लिट के बीच का सेपरेशन है ना डी, ये डी आपको बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है। एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन का रिलेशन है वहां पे। डी जो स्लिट विड्थ है, डी डिपेंड्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट इज 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी मिलीमीटर। ध्यान देना ये यूनिट आपको मिलीमीटर में है, मिलीमीटर में है, ठीक है। अच्छा ओमेगा हमको दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है,
जो लाइट का वेवलेंथ है वो भी हमको यहाँ पे दे रखा है 6000 एंगस्ट्रॉम, राइट, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो डी की वैल्यू हमको दे रखा है 0.8 प्लस 0.04, दिस इज योर साइन ओमेगा टी इन मिलीमीटर्स, राइट। अच्छा, द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन चेंजेस विद टाइम। जाहिर सी बात है अगर आपको बार बार डी चेंज करेगा तो आपको जो फ्रिंज के पोजिशंस है, फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ मैक्सिमा का पोजीशन है तो वो बार बार वो भी चेंज करेगा स्क्रीन पे उसकी पोजीशन। द एट्थ ब्राइट फ्रिंज above the point O oscillates with time between the two extreme positions. The separation between these two extreme position in micrometer is going to be how much? Right? ये आपको न्यूमेरिकल टाइप था, इसका आंसर आपको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक दे सकते हैं। आपका समझना, जो आपका एट्थ ब्राइट फ्रिंज है उसका क्या पोजीशन होता है, क्या होता है ये nth मैक्सिमा का पोजीशन, क्या लिखते थे, n लैम्डा d बाई डी। तो आपका यहाँ पे न्यूमरेटर तो फिक्स है, n की वैल्यू 8 है, लैम्डा और d फिक्स है, लेकिन आपका स्मॉल d चेंज कर रहा है, स्मॉल d चेंज करेगा तो आपका y चेंज करेगा। हो सकता है कि जो एट्थ मैक्सिमा है वो यहाँ तक बन रही है। एट्थ मैक्सिमा का अपर मोस्ट पोजीशन ये है और लोअर मोस्ट पोजीशन ये है, तो आपसे प्रश्न में ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि भैया ये डिस्टेंस कितना है, समझ रहा है, राइट। तो y मिनिमम चाहिए, y मैक्सिमम चाहिए और उनके बीच का डिफरेंस चाहिए, सिंपल है। ये मैक्सिमम तब होगा जब आपको d मिनिमम होगा। तो एक काम करो ना, तुमको यहां से दिख नहीं रहा है कि भैया d मिनिमम और d मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम और मैक्सिमम कब होगा, ये मिनिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी आपको हो जाएगा -1, -1 होगा तो 0.8 माइनस 0.04 दैट इज योर 0.76 मिलीमीटर, और जब +1 हो जाएगा यानी कि भैया 0.84 मिलीमीटर। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। which means जो आंसर होगा इसका दैट इज इक्वल टू योर y मैक्सिमम माइनस y मिनिमम। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें n लैम्डा डी आप कॉमन ले लोगे, यहां पे लिखोगे ना ऐसा n लैम्डा डी अपॉन डी मिनिमम, तो n लैम्डा डी आप कॉमन ले लोगे, यहां पे आप लिखोगे d मिनिमम माइनस 1 बाई डी मैक्सिमम, यही तो लिख रहे हो। डी मिनिमम पता है, डी मैक्सिमम पता है, बस अब यूनिट्स का ध्यान रखना, बाकी सवाल खत्म हो चुका है। n की वैल्यू 8 है, लैम्डा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम यानी कि 6 × 10⁻⁻7 है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 है। यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो 1 डिवाइडेड बाई ये आपको है 0.76 मिलीमीटर, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, तो क्यों नहीं हम डिनोमिनेटर में 10⁻³ खींच के बाहर निकाल देते हैं। अब ये 0.76 आपको हो गया है मीटर्स में। इसमें भी एक काम करो ना, इसको लिख दो 76 और ऊपर में आप भेज दो 100, माइनस ये भी हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 84, बिल्कुल सही बात है। तो ये दोनों 100 को आप जब कॉमन लेके बाहर खींचते तो 10⁻² और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻5 और इसको कट करेगा तो ये बचेगा 10⁻²। ठीक है, इतना अपने को काम बना है। अच्छा, यहां से डिनोमिनेटर से अगर हम 4 को कॉमन खींच ले तो यहां पे 4 लिख दो, ये आपको हो जाएगा 19 और ये आपको हो जाएगा 21 और ये वाला 4 इसको मारेगा तो ये हो जाएगा आपको 2। ठीक, अच्छा, तो ये हो जाएगा आपको 2 6 12 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻² और यहां पे 1/19 माइनस 1/21 इज 2 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 21, लेकिन ये आपको आया है मीटर में, हमको आंसर देना है माइक्रोमीटर्स में, समझ रहा है। यानी कि भैया 10⁴ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब जाके आप इसको बोलोगे आंसर। नहीं, क्या गड़बड़ किया हम भी, ये मीटर में है ना, इसको करना है अपने को माइक्रोमीटर में। तो यहां से आपका 10⁻² हटेगा, यहां पे आप 10⁴ लिखेगा और ये आपको हो गया अब माइक्रोमीटर में। ठीक है ना, 10⁻⁻6 से डिवाइड करना था बेसिकली। अच्छा, बढ़िया है सर, इसको सॉल्व करना है और जो आंसर आएगा वही मेरा अल्टीमेट फाइनल आंसर होगा। 3 4 12 एंड 3 7, तो यहां से अपने को दिख रहा है ऊपर में है 8 यानी कि सर 800 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 7 × 19 इज हाउ मच 7 9 63
and 7 plus 6 13, so 133. So 800 divided by 133 into 100 micrometers, right? तो ये करना कोई बहुत डिफिकल्ट बात तो है नहीं, आ जाओ चेक कर ही लेते हैं, कुछ भी अफसोस नहीं होना चाहिए। इसको 800 बाई 133 आपको 6 के साथ मेरे ख्याल से जाएगा, एक बार देखो तो 800 ये आपको 133 है, 6 से अगर हम इसको देंगे गुना करके तो ये आपको निकल के आ रहा है 798, देखा? सो ये आपको हो जाएगा 2.000 और ये आपको आ जाएगा 1 के साथ। सो 601 है ना, यहाँ पे आप दोगे 133, यहाँ पे आपको ये आ जाएगा कितना 67, ये आपको चल जाएगा 5 के साथ। तो ये इफेक्टिवली हमको निकल के आ रहा है 6.015 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 601.5 माइक्रोमीटर्स। तो ये इसका जवाब आप एंटर करके आ जाओगे। एडवांस ने इसका जो आंसर की दिया है ना, वो हमेशा इस प्रकार के सवाल के आंसर को रेंज में देते हैं, और उन्होंने जो रेंज दिया है ना दैट इज 598.00 से लेके आपको 602.00। ऑफ कोर्स हमारा आंसर इसी के बीच में लाई कर रहा है, आप अगर इसके बीच में कोई भी आंसर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाता, राइट? बाकी जो इसका प्रॉपर कैलकुलेशन है वो हमने करके दिखाया है विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर, प्रॉपर सॉल्व कर आपके सामने, ठीक है? अच्छा, बात करते हैं इसके पार्ट बी को लेके, ठीक है? पार्ट बी में अगर तुम ध्यान से देखो, ये आ गया नीचे पार्ट बी, तुम मिस कर गए हो। द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड एट विच 8th ब्राइट फ्रिंज विल मूव इज हाउ मच, ठीक है? तो कुछ नहीं, यहां से ओ पॉइंट से 8th ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन कितना है, y इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d, ठीक है? लेकिन ये d जो है वो आपका टाइम का फंक्शन है, तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए, वो भी मैक्सिमम वेलोसिटी, तो अगर सबसे पहले तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो आप इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, dy बाई dt करोगे। सो dy बाई dt दिस इज इक्वल टू n लैम्डा d, और 1 बाई d है ना, तो ये आपको हो जाएगा नेगेटिव d स्क्वायर d, इसका भी डिफरेंशिएशन, अच्छा दोनों सेम सिंबल आ रहा है, तो एक काम करो ना, इस d को ना x बोल दो, इस d को इस क्वेश्चन में इस d को सॉल्व करने के खातिर बस x बोल दो, ठीक है? यानी कि ये जो d है इसको भी हम लोग फिलहाल x बोल रहे हैं, तो ये आपको हो जाएगा x स्क्वायर एंड दिस बिकम्स योर dx बाई dt, ठीक? तो यहां से आपको वेलोसिटी जो है वो निकल के आ रही है माइनस, राइट, n लैम्डा d डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, यानी इस वाले फंक्शन का पूरा का स्क्वायर, विच इज योर 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, और ये आपको स्क्वायर है, ऊपर से मिलीमीटर में है तो स्क्वायर, लेकिन मिलीमीटर में है तो 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में है dx बाई dt, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो वो आपको हो जाएगा 0.04 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और होगा तो डिफरेंशिएशन करने के बाद भी मिलीमीटर में, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, ठीक है? ताकि भैया SI यूनिट में सब कुछ अपना रहे फिलहाल के लिए। यानी कि आपका जो वेलोसिटी निकल के आ रहा है, अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे n लैम्डा d एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.04 ओमेगा, राइट, मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी होल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई, ये भाई साहब ऊपर जाएंगे तो 10 टू द पावर 3 बन जाएंगे। सब कुछ अभी चल रहा है ऐसा यूनिट में। कष्ट यहां पे क्या होता है, आपने बहुत जगह देखा होगा, व्हाट many are trying to do is they are simply saying कि भैया अगर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो cos ओमेगा टी को 1 ले लीजिए, cos ओमेगा टी 1 होगा तो sin ओमेगा टी ऑटोमेटिकली आपको 0 हो जाएगा, एंड दैट विल गिव यू द आंसर। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि आपके दिल की, आपकी आत्मा को इससे संतुष्टि नहीं मिलेगा, बिकॉज जब आपको v को मैक्सिमाइज करना है तो बेसिकली आप इस वाले फंक्शन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे, वहां से आपको साइन ओमेगा टी की या कॉस ओमेगा टी की आपको एक वैल्यू निकल के आएगी, उसको आप इसमें पुट करेंगे, फिर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी डिटरमाइन की जाती है। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, ठीक है? तो हम क्या कह रहे हैं, एक बार करके देखते हैं और फिर हम आपको समझाएंगे कि क्यों कॉस ओमेगा टी को 1 लेके सॉल्व करने से भी आपका
आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली सही आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा इसको हटाइए, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स है, इंटेंस मैथमेटिक्स होने वाली है। हम चाहते हैं कि भैया ये मैक्सिमाइज करना है, मतलब ये जो टाइम वाला है ना फंक्शन, इसको मैक्सिमाइज करना है। ये फंक्शन को सेपरेटली लिख दो, दिस इज इक्वल टू योर कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई योर 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, और इसका भी स्क्वायर है। स्क्वायर देके ही तो जीवन को थोड़ा सा कष्टदायक बनाया गया है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, df बाई डी टी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो भैया लगाओगे यहाँ पे तुम कोशेंट रूल। सबसे पहले तुमने न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया तो माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाई योर डिनोमिनेटर, राइट। तो भैया 0.8 प्लस 0.04 साइन ऑफ ओमेगा टी का होल स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर को तुमने अब छोड़ दिया, अब तुम डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो लगाना पड़ेगा चेन रूल। सो 2 टाइम्स 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो मल्टीप्लाइड बाई 0.04 ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और एक न्यूमरेटर वाला कॉस ओमेगा टी अभी भी बचा हुआ है तो ये हो जाएगा स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 0 आएगा डिनोमिनेटर में इसका भी स्क्वायर, लेकिन वो आपको जाके मिल जाएगा 0 में, उसका कोई काम नहीं है। अच्छा, तो भैया एक पूरा ये टर्म और एक स्क्वायर यहां से मर जाएगा, ओमेगा और एक ओमेगा आपको यहां से मर जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो चीज यहां पे बच रही है दैट इज इक्वल टू योर 0.8 साइन ओमेगा टी माइनस 0.04 साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 0.08 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। जब सब कुछ माइनस माइनस ही है तो माइनस को हटा के यहां पे प्लस लिख दो। ठीक बात है जी। अच्छा, तुमको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? ये जो आपका 0.08 है ना, इसको आप 0.04 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 0.04 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी लिख सकते थे, और यहां पे एक 0.04 साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको 1 होता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि 0.8 साइन ओमेगा टी प्लस 0.04 प्लस यहां पे आपको एक 0.04 और बच रहा है 0.04 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते थे 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 0। ठीक बात है सर, दोनों तरफ है ना 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको हो जाएगा 80 साइन ओमेगा टी को एक बार फिलहाल के लिए हम साइन थीटा लिख देते हैं, प्लस ये हो जाएगा आपको 4, ये आपको हो जाएगा 4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, अच्छा आइए देखिएगा अब अगर तुम ध्यान से देखो तो भाई साहब यहां पे आपको दिख रहा है दिस इज योर 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 80 साइन थीटा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? तो ये आपको क्या हो जाएगा, दिस इज योर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 20 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको है ना साइन थीटा की वैल्यू निकल के आएगी माइनस बी, यानी कि प्लस 20। प्लस माइनस पे आपको माइनस ही लेना पड़ेगा, प्लस लोगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आपने यहां पे लिया है माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर बोले तो सर 400 माइनस 4ac करोगे तो 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2a। ठीक, अब अगर तुम ध्यान से देखो ना तो भैया 408 का जो अंडर रूट है दैट इज वेरी क्लोज टू 20 इटसेल्फ। तो ये साइन थीटा की जो वैल्यू है ना वो बहुत क्लोज आएगी आपको 0 के, वो आपको बहुत क्लोज आने वाली है 0 के। अगर तुम इसको ढंग से सॉल्व करो तो 408 का जो अंडर रूट है दैट इज रफली योर 20.2 के बराबर। सो दिस इज डिवाइड बाई 2, तो ये आपको हो रहा है -1/10। तो दिख रहा है ना -0.1 आ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि ये एग्जैक्ट 0 आ रहा है ना, लेकिन ये आपको एंगल, ये जो आपके साइन थीटा वो आपको छोटा है। ठीक है, अगर तुम एग्जैक्ट इसी को लेके सब्स्टिट्यूट करोगे इसके अंदर, राइट, साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा भी निकालोगे, फिर उसको ऊपर में पुट करोगे, तब जाके तुमको आएगा एग्जैक्ट वैल्यू। बट व्हाट एवरीवन हैज डन एंड व्हाट
एडवांस ऑल्सो वांटेड कि भैया तुम ये अप्रोक्सीमेशन लो, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिया वो भी एक रेंज में दिया है। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि भैया साइन थीटा को रफली आप जीरो ही ले रहे हो, इस टर्म को आप रफली जीरो ले रहे हो, तो कॉस थीटा फिर आपका रफली 1 आ जाने वाला है। अगर हम उस चीज को लेके चले तो फिर मेरी वर्किंग क्या होती, ये समझ गए ना, आत्मा को संतुष्टि मिले ना, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का सर एक डाउट था कि सर ये हर जगह ऊपर 1 और इसको 0 क्यों ले रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉपर वर्किंग है, एक बार देख लो, और प्रॉपर वर्किंग आनी चाहिए, ठीक है, सच्चाई क्या है वो अपने को पता होनी चाहिए। अच्छा, तो अब वैसे ही करते हैं, इसको 1 ले लेंगे, इसको 0 ले लेंगे, तो अब सीधे डेटा को सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस साइन का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, राइट, अपने को तो चाहिए मैग्नीट्यूड। एन की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे लिखा 8 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा इज योर 6 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल डी आपको 1 है, उसको छोड़ दो, 0.04 यानी कि 4 इंटू 10⁻⁻2 ओमेगा 0.08 है, तो भैया 8 इंटू 10⁻⁻2 कॉस ओमेगा टी 1 है, एक 10⁻3 भी हमारे पास है, होल डिवाइडेड बाई ये वैल्यू आपको पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, तो 0.8 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू योर 64 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। तो 8 4 32, 32 इसको काटेगा तो ये हो जाएगा आपको 2, तो ये आपको हो जाएगा कितना 3। तो ऊपर में अपने पास 24 है मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 आपको मर गया है, यहाँ पे आपको 9 और 3 यानी 10⁻⁻6 है, सो 10⁻⁻6 मीटर्स पर सेकेंड या फिर 24 माइक्रोमीटर्स पर सेकेंड। अगर तुमने साइन थीटा की वैल्यू वो जो 0.1 निकल के आई थी, नेगेटिव ऑफ 0.1 निकल के आई थी, इसको लेके सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारा आंसर 24 से ज्यादा ही आएगा, 24.2 समथिंग आएगा, विच मेक सेंस, क्योंकि असलियत में 24 से ज्यादा बड़ा है ना ये नंबर, और हमको तो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए थी। तो 24.2 आपको ऑलमोस्ट प्रिसाइज आंसर होता, बट स्टिल 24 इज अगेन एक्सेप्टेबल आंसर। और एडवांस ने जो इसका रेंज ऑफ आंसर दिया था दैट इज योर 23.50 से लेके 24.50 तक, हमारा आंसर उसमें वेल विद इन है, ठीक है, राइट। चलिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।